नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मानचित्र। तो मानचित्र पढ़ाने के साथ हम आपको अन्य कुछ शब्दावली पे भी फोकस कराएंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको ग्लोब के बारे में बेसिक जानकारी देंगे कि ग्लोब क्या होता है। उसके साथ हम फिर जो हमारा चैप्टर का नाम है मानचित्र उसको समझाएंगे या मानचित्र क्या होता है। यही हम आपको मानचित्र में एक शब्द और बताएंगे, एटलास। हालांकि हम अपने 6th क्लास के एनसीईआरटी में बात करें तो केवल मानचित्र को समझाया गया है, लेकिन हमने बोला था आपसे कि हमारा बेस एनसीईआरटी होगा, लेकिन हम ऑल ओवर कवर करते जाएंगे। जो भी हमारा टॉपिक पड़ेगा हम उसे यहीं खत्म कर देंगे, इसी क्लास में खत्म कर देंगे। आगे उसे कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑल ओवर एग्जाम में आने वाले सभी सवाल यहीं से आपके निकल आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोब के बारे में बात करें तो दोस्तों मैंने ग्लोब को पहले भी आपको बताया था कि जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी पर जो भी स्थान होता है, पृथ्वी पर जो भी स्थान होता है, पृथ्वी पर जो भी स्थान होता है उसकी भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इसी भी रिप्रेजेंट करता है एवं सांस्कृतिक स्वरूप की जानकारी देता है, स्वरूप की सटीक जानकारी देता है। सांस्कृतिक स्वरूप की डायरेक्ट नहीं देता, लेकिन जब हम दोस्तों भौगोलिक एवं राजनीतिक स्वरूप को पढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली उससे हमें कल्चरल इंफॉर्मेशन जो होती है वो गैदरिंग हो जाती है। जैसे किसकी सटीक जानकारी देता है तो दोस्तों जैसे हमें किसी महासागर की जानकारी चाहिए, हमें समुद्र की जानकारी चाहिए, हमें किसी नदी की जानकारी चाहिए, किसी देश की जानकारी चाहिए या विश्व की जानकारी चाहिए, किसी शहर की जानकारी चाहिए, किसी नगर की जानकारी चाहिए। अरे जैसे इंडिया है उसके किसी राज्य की जानकारी ग्लोब पर अगर हमें देखनी है तो ग्लोब के माध्यम से हम उसकी भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन कर सकते हैं, स्थिति का स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने ग्लोब पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था ग्लोब स्थिर नहीं होता है, यह स्थिर नहीं होता है। फिर इस ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह, इस ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ग्लोब जो होते हैं दोस्तों, कुछ ग्लोब बड़े होते हैं और कुछ ग्लोब छोटे होते हैं। जैसे अगर हम ग्लोब के छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह इनको आसानी से रख सकते हो आप। इसका मतलब क्या, ये एक जगह स्थिर नहीं होते। ऐसा नहीं है पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में स्थिर है तो वहीं की वहीं रहेगी, उसी ऑर्बिट में राउंड करती रहेगी। ये तो नॉर्मली पृथ्वी का एक भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति ज्ञात करने के लिए ग्लोब को बना दिया गया है। तो मैंने ये भी बताया कि जो ग्लोब होता है दोस्तों प्लास्टिक का बना हो सकता है, लोहे का बना हो सकता है या अन्य धातु एवं अधातु का बना। तो हमने ग्लोब में जो आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी पर उसकी भौगोलिक एवं राजनीतिक स्वरूप है उसकी सटीक जानकारी के लिए, जिसमें देश भी हो सकते हैं, जिसमें समुद्र, नदी, विश्व अन्य हो सकते हैं। वहीं अगर इससे सटीक चलकर मैं अगर मानचित्र की बात करता हूं तो मानचित्र में एक चीज समझ में आती है दोस्तों हमें, जैसे ग्लोब होता है तो ग्लोब को यदि हम बीच में से काट देते हैं, ग्लोब को यदि हम बीच में से काट देते हैं, जैसे ये ग्लोब है तो मानचित्र जैसे दीवारी मानचित्र की बात करते हैं हम, दीवारों पर जो लटकाया जाता है सामान्यतः हम अपने रूम में लगा देते हैं। मानचित्र को अभी मैं दिखाऊंगा।
तो जैसे मैंने 180 डिग्री से इसे काट दिया, सामान्यतः मानचित्र काटे जाते हैं पीछे, और काट करके इसे सपाट कर दिया। तो ग्लोब को काट करके जो सपाट स्थिति बनाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को मानचित्र बोलते हैं। कुछ इस तरह की निकल के आती है दोस्तों, जैसे मैंने ग्लोब को काटा। तो दोस्तों इसके इस भाग को और इस भाग को जब हम मिला देते हैं तो ये 180 डिग्री देशांतर है। तो जब इसे इधर से और इधर से, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इसे इधर से फोल्ड कर दें और उधर से फोल्ड कर दें तो क्या होता है, ग्लोब होता है, उसे बीच में से काट दो, वही क्या बन जाता है दोस्तों, वही मानचित्र बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि ये जो पृथ्वी है इसके हम सपाट एरिया की बात कर रहे हैं, सतह की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींची गई, जो खींची गई चित्र मान लो या खींची गई कोई मानचित्र मान लो, तो खींचा गया लिख लो, खींचा गया चित्र, खींचा माध्यम से सतह पर, एक भाग का पैमाने के माध्यम से सतह पर, इस पर, और सतह तो ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है दोस्तों मैंने, तो माध्यम से खींचा गया चित्र, माध्यम से खींचा गया चित्र क्या कहलाता है दोस्तों, मानचित्र कहलाता है। मानचित्र की अगर बात करें तो इसे मैप बोलते हैं दोस्तों, मैप बोला जाता है। तो पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। और ये खींचा गया चित्र चपटी सतह पर होना चाहिए, सपाट सतह पर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये जो खींचा गया चित्र है वो कैसा होना चाहिए, चपटी सतह या सपाट प्लेन, सपाट सतह। या दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, ग्लोब को काटकर, ग्लोब को काटकर जो चित्र बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम मानचित्र कहते हैं। अगर मानचित्र की बात करें दोस्तों तो मानचित्र में जो मैप मैं बोल रहा हूँ आपको, मैप, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसे मैपा बोला जाता है दोस्तों। मैं अगर इसी की बात करूं आपसे तो मानचित्र में मतलब मानचित्र को यदि मैं बात करूं तो मानचित्र का अगर हम संधि विच्छेद करें, सामसिक रूप अगर देखें तो ये होता है मान प्लस चित्र। मान मतलब कोई माप, ठीक है, माप मतलब किसी को मेजर करना, किसी को मान लो कोई पर्वत है तो उसकी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कैसी है तो उसे मेजर करना। तो मेरा कहने का मतलब है माप, यदि माप किसी की माप का या किसी के मूल्य का जब हम चित्र अंकित करते हैं उसी को दोस्तों मानचित्र बोला जाता है। जब हम किसी की माप, कोई वस्तु है उसकी माप या मूल्य का क्या बना दें, चित्र बना दें, वही क्या बोला जाता है, वही मानचित्र बोला जाता है। मैंने इसमें ये बोला था कि इसे जो मैप शब्द दिया गया है, मैप जो हम बोलते हैं मैप, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में तो कायदे में इसे MAP लिखते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में दोस्तों इसे, अगर इसकी लैटिन भाषा की बात करोगे तो लैटिन भाषा में इसे मैप, मैपा। तो मैपा, इसका अर्थ की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है मैपा का चादर या तौलिया। तो वैसे भी तो मैं बोल रहा हूं आपसे चादर या तौलिया, मेरा कहने का मतलब वैसे भी मैंने आपसे बोला है कि मैप जो होता है वो क्या होता है, ये मैंने लिख भी रखा है, चपटी या सपाट
सतह पर जो भी चित्र खींचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। अब दिक्कत आती है चित्र किसका खींचा जाता है दोस्तों, ये किसका चित्र होता है। तो ये चित्र दोस्तों कोई नगर हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई देश हो सकता है, विश्व का हो सकता है, ऑल ओवर जो भी है। दोस्तों आजकल तो ग्रहों के भी लिए जा रहे हैं, अन्य ग्रहों के, उपग्रहों के भी, जैसे चंद्रमा है, इनके भी क्या लिए जा रहे हैं, चित्र लिए जा रहे हैं। महासागर का चित्र हो सकता है, मेरा कहने का मतलब समुद्र का चित्र हो सकता है, किसी झील का चित्र हो सकता है, किसी तालाब का चित्र हो सकता है दोस्तों, किसी पार्क का चित्र हो सकता है, ठीक है दोस्तों, किसी पर्वत का चित्र हो सकता है, किसी पठार का चित्र हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की सतह पर तो उसके पैमाने के माध्यम से जब हम कोई चित्र मतलब बनाते हैं उसी को हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन सतह कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सतह होनी चाहिए सपाट, मतलब चपटी हुई। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी का एक शब्द और लिया जाता है, इसी का एक शब्द और लिया जाता है और एक नाम अलग और है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों चार्ट। इसी चार्ट देखा, चार्ट निकाल लिए क्लास में कई बार बोलते हैं चार्ट। तो चार्ट से एक शब्द निकल के आता है दोस्तों जो जिसे हम बोलते हैं कार्ट। ये कार्ट से निकल के आया था चार्ट। कार्ट मतलब CART, कार्ट। कार्ट जो है दोस्तों वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है, फ्रेंच भाषा का शब्द है कार्ट। तो कभी कभी चार्ट की बात करते हैं, चार्ट लेके आइए, तो चार्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो चार्ट आप क्या बताओगे, फ्रेंच भाषा का शब्द होता है चार्ट। इसमें अगर मैं एक और बात करूं आपसे तो एक शब्द और बोला जाता है मानचित्र के माध्यम से, प्लान। प्लान प्लान भी मानचित्र को ही बोला जाता है। लेकिन जब कोई विशेषतः छोटी इंफॉर्मेशन मतलब अपेक्षाकृत कोई छोटी जो मैपिंग की जाती है, जैसे मान के चलिए किसी भवन की, तो भवन की बाहर का चित्र और अंदर का दोनों का होगा वो, तो हम बोलते हैं कि हमने अपने भवन की क्या प्लान क्या बनाया है, कितने रूम बनाए हैं, उसमें कितना बेडरूम कहाँ बनेगा, और मतलब जो बालकोनी है वो कहाँ बनेगी, बाथरूम कहाँ बनेगी, किचन कहाँ बनेगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लान की बात कर रहे हैं। प्लान मेरा कहने का मतलब एक भवन के मैप की बात कर रहे हैं, एक घर के मैप की बात हो सकती है, एक पार्क के मैप की बात हो सकती है। मेरा कहने का मतलब एक स्मॉल क्राइटेरिया के बीच का होगा, एक स्मॉल एरिया होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो भी काम किया जाता है, बाहर जो भी काम किया जाता है उसे हम प्लान शब्द यूज करते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है प्लान के बारे में। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो इसकी स्टडी की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इसे कार्टोग्राफी बोला जाता है। इसकी स्टडी को कार्टोग्राफी, यदि हम मानचित्र की स्टडी करते हैं दोस्तों तो हम इसे कार्टोग्राफी बोलते हैं। कार्टोग्राफी इसकी स्टडी को, अध्ययन। कार्टो, आपसे अगर कोई पूछे स्टडी ऑफ मैप, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। किस बेस पे किया जाता है, तो दोस्तों हम इसमें जो भी मैपिंग करते हैं उसकी रचना के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में, उसकी रचना के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में, ठीक है दोस्तों, स्टडी जब करते हैं या अन्य विधियों के बारे में। अन्य विधियों में दोस्तों हो सकती हैं ज्ञान से अर्जित विधि, या हम बोल सकते हैं अन्य विधियों का ज्ञान, या अन्य विधियों का ज्ञान। जब हम इनकी स्टडी करते हैं तब हम उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मानचित्र की जो स्टडी की जाती है वो किस अध्ययन के अंतर्गत की जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कार्टोग्राफी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो मानचित्र है इसका दूसरा नाम नक्शा भी होता है। कभी कभी सुना होगा आपने नक्शा, तो वहां से नक्शा ले। नक्शा एक लीनियर इंफॉर्मेशन होती है। नक्शा एक बोल सकते हो आप एक अनस्टेबल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। थोड़ी बहुत देर के लिए एक नक्शा बना लो, सब मकान का हम नक्शा ऐसा बनाएंगे, उसी को फिर अनस्टेबल स्थिति को स्टेबल भी बनाया जा सकता है। तो नक्शा भी क्या होता है, नक्शा भी एक प्रकार से मानचित्र ही होता है। जैसे मैं अपने दिमाग में कोई भी बात सोच रहा हूँ,
ठीक है, कोई विचार आ रहा है, कोई भी अवधारणा आ रही है, तो मेरा कहने का मतलब ये है हमारे विचार, हमारे दिमाग में जो भी अवधारणाएं आती हैं, जो भी विचार आते हैं, उनको भी हम मैपिंग में बना सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है विचार एवं अवधारणा को भी मैप पर क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं, को भी मानचित्र पर अंकित कर सकते हैं। या मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, जैसे एमआरआई होती है दिमाग की, तो हम एमआरआई के माध्यम से अपने दिमाग में जो भी दिमाग में जो चल रही होती हैं व्यवस्थाएं, उन एमआरआई के माध्यम से उन व्यवस्थाओं को भी क्या कर सकते हैं, उन व्यवस्थाओं को भी मानचित्रित कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब मस्तिष्क का मानचित्र एमआरआई की सहायता से अंकित कर सकते हैं, अंकित कर सकते। तो हमने ये मानचित्र की एक नॉर्मली इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो बात ये बनती है कि ग्लोब और मानचित्र में बेसिक अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक अंतर बता देता हूं दोस्तों। ग्लोब जो होती है उस पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसकी इंफॉर्मेशन की कुछ सीमाएं होती हैं। मानचित्र जो होता है उसकी ब्रॉड इंफॉर्मेशन होती हैं, वाइड इंफॉर्मेशन होती हैं, या लार्जली इंफॉर्मेशन होती हैं। तो दोनों के बीच यदि आपको कोई भी अंतर पूछता है तो आपको बताना होगा ग्लोब से अधिक जानकारी मानचित्र पर मिलती है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ग्लोब से अधिक जो जानकारी इंफॉर्मेशन होती है वो मानचित्र पर होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों एटलस की, अब जो अगला पढ़ रहे हैं हम एटलस पढ़ रहे हैं। तो एटलस क्या होता है, आपने देखा होगा भिन्न भिन्न जो मानचित्र होते हैं, जैसे भौगोलिक मानचित्र इंडिया का मैंने कई बार क्लासों में पढ़ाया है। जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, इनकी हमें स्टडी करनी होती है। तो ये भौगोलिक मानचित्र होता है, ज्योग्राफिक मैपिंग होती है। तो इस तरह की स्टडी का एक मैप बना दिया हमने। एक पॉलिटिकल मानचित्र से मतलब कोई नगर है, कोई शहर है, कोई देश है, कोई राज्य है, इनकी सीमाओं को दर्शाना। तो ये मैंने एक पेज पर अलग से मैप बना दिया, एक और भौगोलिक अलग से बना दिया, पहाड़ियों का मैप मैंने अलग से बना दिया, पर्वतों का मैप मैंने अलग से बना दिया। और इन्हीं सभी मैपों के स्वरूपों को जब हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं एक बुक के रूप में, उसी को एटलस कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एकत्रित कर लेते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब हम उसे एटलस बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं मानचित्रों के विभिन्न स्वरूपों को, मानचित्रों के विभिन्न स्वरूप, वो भौगोलिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, थीमेटिक हो सकते हैं, या अन्य विषयात्मक हो सकते हैं। जैसे सैनिक मानचित्र है, छावनी मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है, पारिस्थितिकी मानचित्र है, जलवायु मानचित्र है, ऋतु मानचित्र है। इस तरह के बहुत सारे मानचित्रों को जब हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, इन स्वरूपों को एक साथ एकत्रित करने पर क्या बनता है दोस्तों, एक साथ एकत्रित करने पर एटलस बनता है। तो मैंने आपको बारीकी से पढ़ाया ग्लोब के बारे में, मैंने आपको बारीकी से पढ़ाया एटलस के बारे में, मैंने आपको बारीकी से पढ़ाया मानचित्र के बारे में। तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपसे कोई अंतर पूछता है तो वो अंतर आपसे आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट मैं अगर अपनी एनसीईआरटी की बात करूं, 6 क्लास की एनसीईआरटी की बात करूं, तो उसमें 3 मानचित्रों को डिफाइन किया गया है, दर्शाया गया है। वैसे तो दोस्तों मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी मैं केवल 6 क्लास की एनसीईआरटी के आधार पर बता रहा हूँ। 6 क्लास एनसीईआरटी, अन्य भी पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे जब मैंने बताया कि एनसीईआरटी तो बेस्ड होगा ही। एनसीईआरटी नॉर्मल सी बेसिक किताबें होती हैं, नॉर्मली उससे ऊपर भी हमें पढ़ना होता है, इसीलिए मुझे लेक्चर अपना आगे के लिए बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों भौगोलिक मानचित्र है एक, उसमें भौगोलिक मानचित्र
दूसरा राजनीतिक मानचित्र है, और तीसरा थेमेटिक मानचित्र। थेमेटिक, ये 3 क्लास के एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो भौगोलिक मानचित्र का मतलब है दोस्तों, जब हम किसी प्राकृतिक, या हम बोल सकते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक आकृति लिख सकते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक या प्राकृतिक आकृति का, या प्राकृतिक सदृश्य लिख लो, प्राकृतिक सदृश्य का चित्र। तो भौगोलिक मानचित्र जो होता है, इसका एक नाम और होता है दोस्तों, उच्चावच, उच्चावच मानचित्र। उच्चावच, उच्चावच मानचित्र। इसे ज्योग्राफिकल मैपिंग भी बोलते हैं, जियोग्राफिकल मैप। ठीक है दोस्तों। तो अब ये चित्रण किसके होंगे? तो ये चित्र दोस्तों पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, और नदी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। और झील हो सकती हैं, झील हो सकती हैं, तालाब हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, झील हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों? मैदान हो सकते हैं। इन सबको चित्रित किया जाता है, उस मैप को बोला जाता है दोस्तों ज्योग्राफिकल मैप या उच्चावच। तो नॉर्मल सी ये 6 क्लास में पढ़ाया गया था। अगर मैं पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करूं, पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करूं, तो इसमें हम किसी क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, किसी क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाना, निर्धारण नहीं कहोगे, दर्शन, रिप्रेजेंट करना। तो क्षेत्र मतलब विश्व हो सकता है, कोई देश हो सकता है, उस देश का राज्य हो सकता है दोस्तों, उस राज्य का कोई शहर हो सकता है, ठीक है, नगर हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई गांव हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इनका जब मैप बनाया जाता है तब हम इसे राजनीतिक मैप कहते हैं। दूसरी हम बात करें तो थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप तो ये विशेष जानकारी को दर्शाता है, विशेष जानकारी को चित्रित करता है, को चित्रण करता है। अभी विशेष जानकारी किसकी हो सकती है? तो दोस्तों जैसे विश्व में वन क्षेत्र कितना है, विश्व में इंडस्ट्रियल क्षेत्र कितना है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या विश्व में ना कह करके इंडिया में कह सकते हो कि इंडिया में इंडस्ट्रियल क्षेत्र कितना है, सड़कें कितनी हैं, वर्षा कितनी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, ये किसी देश के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये किसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या उसमें होगा दोस्तों, मान लो सड़क मानचित्र, सड़क कितनी है उस देश में, सड़क जाल कितना है, देखते हैं। इसी के माध्यम से हम देख पाते हैं सबसे ज़्यादा सड़क किस देश में है, सबसे कम सड़क किस देश में है ना। रेलवे सबसे ज़्यादा कितना रेलवे परिवहन कहाँ है। तो अब वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, बस समझ गए दोस्तों। तो इस तरह की वर्षा का मानचित्र हो सकता है, वर्षा का वितरण कितना है, वर्षा। ये मानचित्र किससे संबंधित होगा दोस्तों? ये डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनके वितरण से संबंधित होगा। यहाँ सीमा का निर्धारण किया जाता है या प्राकृतिक सदृश्य का चित्रण किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है, ठीक है। उनमें कई सारी जानकारियाँ हो सकती है, पर्वतों के कल्चर महत्व को दिखाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है
कि ये जो जानकारी दी गई है ये आपको एनसीईआरटी क्लास के अकॉर्डिंग दी गई है, एनसीईआरटी क्लास में ये चीज़ पढ़ाई गई थी। दूसरा अगर मैं आपको इसमें बताऊं दोस्तों, तो इसके कंपोनेंट के बारे में, मानचित्र के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो इसके सामान्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट और मैपिंग। तो वो 3 कंपोनेंट क्या होते हैं दोस्तों, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैप, कंपोनेंट ऑफ मैप, ऑफ 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि दिशा क्या होती है, दूसरा दूरी क्या होती है, तीसरा प्रतीक क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शन और तीसरा प्रतीक, सिंबल। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। दूरी, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों आपसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे 2 चीज होती है, एक मानचित्र होता है और एक सूक्ष्मदर्शी होता है। टेलीस्कोप आपने पढ़ा होगा, एक मैप होता है और एक टेलीस्कोप होता है। एक मैप होता है दोस्तों और एक टेलीस्कोप होता है। दोनों में क्या अंतर होता है? टेलीस्कोप जो होता है दोस्तों, वो छोटी सी चीज को, किसी छोटी चीज को या किसी छोटी वस्तु को एक बड़े रूप में दर्शाता है। टेलीस्कोप जो होता है वो छोटी चीज को बड़े रूप में दर्शाता है। वहीं मानचित्र होता है वो बड़े विश्व या देश या राज्य या किसी बड़े जगह को या किसी विरासत को या किसी वस्तु को एक छोटे रूप में दिखाता है। तो दोनों के बीच यही अंतर होता है। हम लिख सकते हैं मैप जो होता है बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में, बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में दर्शाता है। वही सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो बड़ी चीज को छोटी रूप, छोटी चीज को, चीज या वस्तु कोई गुड हो सकती है को स्मॉल साइज, बिग साइज में, लार्ज या बिग साइज में डिनोट करता है। तो मैपिंग और टेलीस्कोप के बारे में ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैं वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा था कि बहुत डिस्टेंस जो होती है, दूरी को मैप में इसीलिए यूज किया जाता है एक कंपोनेंट के रूप में कि मान लो 10,000 किलोमीटर की दूरी और मैप में हमने उसे दर्शा दिया 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम 4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये 40,000 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो ये दूरी का जो यूज किया जाता है मैप में, वो अधिक दूरी को कम दूरी में प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। जब आप अपनी 6th क्लास के एनसीईआरटी में देखोगे तो एक इस तरीके का पैमाना बना हुआ है, पैमाना। तो मान के चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, 40 मीटर और यहाँ 50 मीटर, ये पैमाना है। और मैंने ये मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो ये जो पैमाना होगा दोस्तों वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? ऐसे ही मैं इधर इंफॉर्मेशन कर लूँ तो 5 सेंटीमीटर का इधर होगा। तो मेरा जो 100 मीटर का पैमाना था या 100 मीटर का कोई क्षेत्र था, उसे मैंने 10 सेंटीमीटर में कवर कर लिया। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी देश या विश्व की बात करते हैं, किसी राज्य की बात करते हैं, तो ये सैकड़ों और हजारों किलोमीटर की बीच की एक दूरी होती है। वहीं अगर हम दिशा के बारे में बात करें दोस्तों, तो मैप में किसी भी देश को, किसी भी राज्य को या किसी भी सागर को, किसी भी जल संधि को या किसी विद्यालय को, किसी भवन को या किसी अन्य सरकारी विरासत या प्राचीन जो विरासत हेरिटेज होते हैं,
उनको डायरेक्शन के माध्यम से दर्शाने के लिए हम दिशा का यूज करते हैं। जैसे हमको पता हो कि ये नॉर्थ है, मतलब ये उत्तर है, ये साउथ है दक्षिण, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसी के बीच में इस तरीके से यदि मैं करता हूँ तो ये नॉर्थ और ईस्ट, तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या बोलेंगे, वेस्ट और साउथ, तो ये वेस्ट साउथ का क्षेत्र है। वैसे ही इसे क्या बोलेंगे, ईस्ट और साउथ, तो साउथ ईस्ट का क्षेत्र, और ये नॉर्थ और वेस्ट का क्षेत्र। तो मेरा कहने का मतलब ये है तो मान के चलिए आगरा का ताजमहल कुछ यहाँ है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ है यूपी में, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि विश्व मानचित्र में ये कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मान के चलिए, ठीक है। तो ये इस तरह की दिशा की जानकारी होती है। उन दिशा की जानकारी के लिए हम मैप के सेकंड कंपोनेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रतीक की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारी नहर हैं हमारे अर्थ पर, कहीं महासागर हैं, कहीं सागर हैं, ठीक है। इस तरीके से कहीं बात करें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, कहीं सदाबहार वनस्पति है, कहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, कहीं टैगा है, कहीं अल्पाइन है, इस तरह की वनस्पतियाँ। तो मेरा कहने का मतलब है उनको कैसे पहचान करोगे, तो या कहीं मंदिर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, ठीक है ना, या कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने सागर को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब जहाँ भी हम जब मैप पढ़ते हैं तो देखते हैं वो लाइन जो होती है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है, ये यहाँ सागर जरूर होगा। मान लो मैंने महासागर को मैप पर डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, या मान लो मैंने मंदिर को इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैप पे पहचान लूंगा जहाँ यहाँ ये मंदिर है। या मैंने मस्जिद को मान लो कुछ इस तरह की ये सभी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं इनको पहचान लूंगा। मान लो कोई हॉस्पिटल है, उसको मैंने दोस्तों कुछ इस तरीके की गोल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हॉस्पिटल। तो जहां जहां मैं मानचित्र में मैं ये चीज दर्शाऊंगा वो सब क्या होंगी, वो सब किसी न किसी तरीके से प्रतीक के रूप में होंगी। नदी हो सकती है, सड़क हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, एयरपोर्ट हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, मंदिर मस्जिद, कोई पोस्ट ऑफिस हो सकती है, कोई बस्ती हो सकती है दोस्तों, कब्रिस्तान भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि प्रतीक के माध्यम से हम आसानी से किसी स्थान को देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम दिशा में ही बात करें दोस्तों, तो आपने सुना होगा कि दिशा से कैसे मतलब कैसे निर्धारित करते हैं, तो इसमें कंपास होता है दोस्तों, कंपास, इसे एक और नाम दिया जाता है द्वीप सूचक। तो कुछ जगह हम कंपास के माध्यम से भी पहचान लेते हैं। क्यों? कि जो कंपास में जो मैग्नेटिक सुई लगी होती है, जो चुंबकीय सुई लगी होती है, ये चुंबकीय सुई को जब हम किसी अर्थ सरफेस पर रखते हैं तो निश्चित रूप से ये उत्तर और इसकी एक निडल उत्तर की ओर होगी तो दूसरी निडल दक्षिण की ओर होगी। तो इस सुई की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण होती है। अब जब हमको उत्तर और दक्षिण दोस्तों निर्धारित हो जाता है तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि इसके लेफ्ट में इसके राइट में ईस्ट होगा और लेफ्ट में वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मैप पर उसके डायरेक्शन को निर्धारित कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। तो दोस्तों इससे आगे जो हम पढ़ते हैं वो हमारी जानकारी है कि मैप को किस किस तरीके से बनाया जाता है, चित्रित किया जाता है। तो इसकी कुछ सामान्यतः 3-4 विधियों को मैं आपको बताता हूँ कि मैप में जो विधि यूज की जाती है दोस्तों वो कौन कौन सी विधि यूज की जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये आपसे मैप को मेथड ऑफ मैप, तो कुछ बेसिकली सी तीन चार विधियां होती हैं
जैसे एक विधि की मैं बात करूं तो एक विधि होती है दोस्तों रंगारेख विधि। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि रंगारेख विधि होती है, इसे बोल सकते हो आप कलर कैप। रंगारेख विधि मतलब जैसे कोई प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है, या कोई प्रशासनिक इकाई है, कोई राजनीतिक इकाई है, ठीक है ना, इन सबको दर्शाया जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये बहुत क्वालिटेटिव मैप होता है। क्या होता है? बहुत ही क्वालिटेटिव मैप होता है, मतलब गुणात्मक मैप होता है, बहुत ज्यादा गुणात्मक होता है। जब ये गुणात्मक होता है तो कलरफुल होता है दोस्तों। ये कैसा होता है? ये कलरफुल होता है। तब तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तब तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, मतलब आकर्षण में होगा। बहुत अच्छे अच्छे कलरों से इस तरह के मैपों को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो जैसे इसमें क्या होगा दोस्तों, मान के चलिए किसी प्रशासनिक इकाई को दिखाया गया है, किसी राजनीतिक इकाई को दिखाया गया है, ठीक है ना, या कोई प्राकृतिक प्रदेश को दिखाया गया है, या किसी प्राकृतिक सदृश्य को दिखाया गया, या किसी प्रदेश को दिखाया गया, या अदर्स कोई यूनिट को दिखाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कलर कैच मैप होता है या क्रोमैटिक मैप होता है, इसे एक नाम और दिया जाता है, इसका एक नाम और होता है क्रोमैटिक। तो क्रोमैटिक जो मैप होता है वो रंगारेख मैप होता है। इसमें अगर मैं सेकंड मैप की बात करूं तो ये सामान्य छाया मैप होते हैं, छाया विधि, सॉरी। तो इसमें अंतर क्या होता तो ये रंगारेख मैप जैसा ही है, होता तो ये रंगारेख मानचित्र जैसा ही होता है, मानचित्र जैसा ही होता है। कभी आपने एक शब्द सुना होगा ब्लैक व्हाइट, तो इसमें ब्लैक स्याही का यूज होता है। इसमें कौन सी? ब्लैक स्याही। इसमें यूज जो होता है वो ब्लैक इंक का होता है, काली स्याही का इसमें यूज होता है। इसीलिए मतलब शैडो बना दी जाती है। इसका मतलब शैडो, सिंपल शैडो मेथड की बात करें, सिंपल शैडो मेथड। तो इसमें ब्लैक स्याही का यूज किया जाता है। एक अगर मैं बात करूं आपसे तो एक होता है दोस्तों चित्रीय मैप, चित्रीय विधि, और एक होती है दोस्तों प्रतीकात्मक विधि, तो चित्रीय विधि में दोस्तों चित्रों का ज्यादा यूज किया जाता है। चित्र विधि जो होती है उसमें चित्रों का यूज ज्यादा किया जाता है। इसमें जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो पिक्चर्स यूज की जाती है। क्या? पिक्चर। कलरफुल भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, ऑल ओवर कोई भी हो सकती है, या सिंबॉलिक यूज किया जाता है। सिंबॉलिक मेथड में दोस्तों जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लाइन है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इस तरह का। जैसे लाइन को यूज कर लिया, त्रिभुज को यूज कर लिया मैप में सिंबल के तौर पे, इस तरह की लाइन को यूज कर लिया, डबल लाइन को यूज कर लिया, गोला को यूज कर लिया, चतुर्भुज को यूज कर लिया। तो कुछ इस तरह की प्रतीकात्मक विधि का यूज किया जाता है। तो ये मेथड ऑफ मैप में हमने कुछ 3-4 विधियों को पढ़ा और उसमें आपको ये बताया कि मेथड ऑफ मैप में ये विधि यूज की जाती है, भिन्न भिन्न तरह की हो सकती हैं, और ये सब यूज की जाती हैं मैप की स्टडी को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसकी कुछ स्पेशलिटी देख लेते हैं। मानचित्र की क्या स्पेशलिटी होती है? तो मानचित्र की स्पेशलिटी में पहले पढ़ेंगे मानचित्र की विशेषता। तो स्पष्ट कैसे किया जाता है मैप को? मेरा कहने का मतलब मानचित्र में विशिष्ट स्थिति के लिए, मानचित्र में
विशिष्ट स्थिति के लिए, स्थिति के लिए कैसी विशिष्ट स्थिति के लिए हम यूज क्या करते हैं दोस्तों? तो जैसे मान के चलिए किसी चित्र का यूज कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले सिंबॉलिक में बताया था कि इस चित्र का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो किसी चिन्ह का यूज कर लेंगे, किसी शब्द का यूज कर लेंगे, ठीक है, किसी स्थिति का यूज कर लेंगे या किसी आकृति का यूज कर लेंगे, ठीक है ना, किसी आकृति का यूज कर लेंगे या किसी शब्द का यूज कर लेंगे। तो इस तरह के यूज जब वो किए जाते हैं मैप में, तो मैप में उसकी विशिष्ट स्थिति को क्या करते हैं, उसकी विशिष्ट स्थिति को दर्शाते हैं का प्रयोग। अब मान लो मैप को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है या मैप को ज्यादा क्लियर बनाना है, तो हमें क्या देखना होगा उसके मैप को। अब सेकंड जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो मैप को स्पष्ट करें, मानचित्र का स्पष्टीकरण, मानचित्र की स्पष्टता, मानचित्र की जो क्लियरिटी है वो क्लियरिटी किस पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है दोस्तों, जो मानचित्रकार जो होता है उसकी विशेष क्षमता पर, मानचित्रकार की विशेष दक्षता पर, विशेष दक्षता पर, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, ठीक है ना, उसकी क्लियरिटी कैसी है। ये हो सकता है उसने किस तरीके से अपनी दक्षता को क्लियर किया, क्लियरिटी कैसी है, उसने इसका पैमाना क्या रखा है, इसका क्या पैमाना रखा है, प्रक्षेपण कैसे किया है, इसका प्रक्षेपण को किस तरीके से स्पष्ट किया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कलात्मक बोध की, उसकी कलात्मक बोध क्या है, उसमें कलात्मक बोध, आर्टिस्ट को किस तरीके से अपने आप को उसने मैपिंग में रिप्रेजेंट किया है। तो मानचित्रकार की विशेष क्षमता, इसका पैमाना, प्रक्षेपण, इस तरह की उसकी विशेष दक्षता या वैधानिक क्षमता या उसकी वैधानिक क्षमता क्या है। तो इस तरीके को क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें विशेषता के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं इसी में बात करूँ आपसे, तो जैसे हमारी जो अर्थ पर है, पर्वत है कोई, तो पर्वत की 3D आकृति होती है। तो अब मैंने मान लो मैंने ये कोई पर्वत बनाया, तो ये तो 2D आकृति है। तो सामान्य जो मैप होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो 3D आकृति होती है उसे 2D आकृति में दर्शाया जाता है। मेरा कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई ये 3D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किए जाती हैं। लेकिन जब हम किसी मैप को देखते हैं तो उसकी हम लंबाई और चौड़ाई, कोई पर्वत है उसका मैप में देखना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के ही बारे में हम बता सकते हैं, उसकी ऊंचाई नहीं बता सकते, उसकी गहराई वो लिखा होता है लेकिन मैप में दिखाई नहीं देता। तो मेरा कहने का मतलब है सामान्यतः मानचित्र 3D आकृति को 2D आकृति में दर्शाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम वर्तमान में बात करें तो 3D आकृति को 3D कुछ ऐसे मैप हैं दोस्तों कि 3D आकृति को 3D में ही दर्शा रहे हैं। उसमें कई जैसे रिलीफ मॉडल यूज किया जाता है, डायग्राम मैपिंग यूज की जाती है। जैसे इसमें क्या यूज किया जाता है वर्तमान में, 3D मैप दर्शाने का बड़ा काम तेजी से चल रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसमें क्या रिलीफ मॉडल यूज किया जा रहा है, उसमें डायग्राम मैपिंग यूज की जा रही है, डायग्राम मैपिंग यूज की जा रही है, डायग्राम मैपिंग यूज की जा रही है। तो इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैप की कुछ विशेषताओं को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायग्राम वो है और रिलीफ मॉडल जो है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है। मतलब डायग्राम मतलब ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक जिसे बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम, इनका अत्यधिक पैमाने पर आज यूज हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी
दोस्तों आज बहुत ऊपर जा चुकी है, जो हम देखते थे उस लेवल पर नहीं है, और टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान कहीं से कहीं कर लिया है। तो अब ये तो मेरी 6 क्लास की एनसीईआरटी के बारे में हो गया कि 6 क्लास की एनसीईआरटी को हम इस हद तक पढ़ते हैं। लेकिन उससे बढ़कर जब हम आगे पहुंचते हैं अपने अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ना होता है इसके लिए। तो उसके एक्स्ट्रा के लिए दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखना होगा हमको। जैसे अगर हम मानचित्र की बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम इसका ओवरव्यू देते हैं तो क्लासिफिकेशन या टाइप में इसे देना पड़ता है हमें, क्योंकि इसका ब्रॉड एरिया क्लासिफिकेशन और टाइप के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब मैप जो होते हैं, जब हम इसकी ब्रॉड स्टडी करते हैं तो कुछ मैं कर सकता हूँ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन एंड टाइप, वर्गीकरण और प्रकार के आधार पर। तो एक तो साधारण मैप होते हैं दोस्तों, साधारण मानचित्र, सिंपल मैप, साधारण मानचित्र, सिंपल मैप होते हैं। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो कुछ विशेष या विषयात्मक या विषयात्मक मैप, या हम बोल सकते हैं विशेष विषयात्मक मानचित्र, स्पेसिफिक ई मैप होते हैं। जहाँ हम साधारण मैप की बात करते हैं तो कुछ नहीं, इसमें सभी साधारण चीजें पढ़ी जाती हैं, जैसे प्राकृतिक के बारे में या संस्कृति स्थिति के बारे में। जब हम बोल सकते हैं जब साधारण मानचित्र को दर्शाया जाता है, मानचित्र को दर्शाया जाता है, तब उसमें दोस्तों प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। कैसे प्राकृतिक समूह? पठार हो सकता है, पर्वत हो सकते हैं दोस्तों, नदी हो सकती है, कोई प्रशासनिक विभाग हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसमें हम बात करेंगे तो जैसे कोई पठार का प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्वरूप क्या होगा, कोई पर्वत हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, ठीक है दोस्तों, कोई महासागर हो सकता है, कोई सागर हो सकता है, असंभव होगी ना, या कोई प्रशासनिक इकाई हो सकती है, या कोई प्रशासनिक विभाग। जब हम इनको दर्शाते हैं तो ये, अगर मैं और ओवर बात करूं तो दोस्तों ये भौगोलिक मैप के अंतर्गत आते हैं। किस मैप के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं भौगोलिक मैप के अंतर्गत, भौगोलिक या उच्चावच मानचित्र के, ये भौगोलिक या उच्चावच मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ विशेष तथ्यों को समावेश किया जाता है। जब हम विशिष्ट विषयात्मक मैप की बात करते हैं तो जब हम इसे मिटा देता हूं, जब हम विशिष्ट या विशेष विषयात्मक मैप की बात करते हैं तो इसमें जो क्षेत्रीय और विभिन्न विषयात्मक भ्रांतियां होती हैं उनको शामिल किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है इसके अंतर्गत कुछ विशेष विषय एवं तथ्यों को समावेश किया जाता है। मेरा कहने का मतलब, या इसमें एक शब्द और ऐड कर सकती हैं, कुछ विशिष्ट क्षेत्रीय जो भ्रांतियां होती हैं या प्रादेशिक भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों को दूर किया जाता है। तो हमने जो पढ़ा था
वो ये पढ़ा था कि इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं उनको समाहित किया जाता है, या हम बोल सकते हैं एक साथ क्षेत्रीय एवं विभिन्न विषयगत जो भ्रांतियां होती हैं उनको दूर करने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब एक साथ जो क्षेत्रीय रीजनल या प्रादेशिक वो विषयात्मक तथ्यों संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के लिए तैयार किया जाता है। तो कहीं कहीं दो, एक ये राज्य है, एक ये सीमा को लेकर के विवाद है, तो ये विशिष्ट विषय का हो गया। तो मान लीजिए ए राज्य बना दिया, ये भी राज्य सीमा में निर्धारण कर दिया, मैप बना दिया, तो ये कौन सा होगा? ये स्पेसिफिक सब्जेक्टिव मैप होगा, विशिष्ट विषयात्मक मानचित्र होगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे मानचित्र को पढ़ा जाता है, लेकिन हम कुछ खास मानचित्र पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे अगर मैं इस पैमाने तथा उद्देश्य के आधार पर बात करूं तो इनके अलग अलग आधार हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पैमाने या उद्देश्य के आधार पर बात करूं, जैसे मैं आपसे विषयात्मक मैप के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो इसमें हम दोस्तों विभिन्न टाइप, जैसे उद्देश्य और पैमाने के आधार पर, पैमाना व उद्देश्य के आधार पर, मतलब कोई तो उद्देश्य होगा उस आधार पर और कोई एक स्केल पैमाना रखे कि इसका आधार ये होगा। तो एक मैप होता है कैडास्ट्रल मैप। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसे भूकर या पटवारी नाम तो सुना होगा, पटवारी मानचित्र यूज करते हैं, पटवारी मानचित्र। तो कैडास्ट्रल जो मैप होता है उसे हम भूकर या पटवारी मैप भी कहते हैं, जिसमें हम भूमि के स्वामित्व के बारे में, जिसमें हम कृषि क्षेत्र के बारे में, जिसमें हम किसकी जानकारी देखते हैं, भूमि स्वामित्व के बारे में, भूमि स्वामित्व या दोस्तों कृषि क्षेत्र के बारे में। कृषि क्षेत्र मतलब किसके स्थान पर कितनी खेती है, कहाँ पे कितने गेहूं होते हैं, कहाँ जौ होते हैं, इस तरीके से। या कोई भवन की मानचित्र करना हो या कोई अन्य संपत्ति का मानचित्र। तो ये जो यूज किया जाता है वो भूकर पटवारी मैप के अंतर्गत यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसका यूज प्रशासन द्वारा किया जाता है। प्रशासन इसका यूज क्या करता है दोस्तों? प्रशासन इसका जो प्रयोग की बात करें, यूज की बात करें तो कौन करता है? प्रशासनिक विभाग यूज करता है। वो किसके लिए यूज करता है दोस्तों? तो उसे मान के चलिए भूमि कर लेना हो, उसे मान के चलिए आय कर लेना हो, उसमें विभिन्न प्रकार के कर होते हैं, उनको लेने के लिए प्रशासनिक इकाई इसे यूज करता है। कभी कभी हाउस टैक्स देखते होंगे आप, जो हाउस टैक्स घर का कर है, मान लो भवन कर, इनको वसूलने के लिए इस तरह के मैप का प्रशासनिक इकाई क्या करती है? यूज करती है। और इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं पटवारी इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो इसी के आधार पर एक अगला होगा फिजियोग्राफिक मैप। फिजियोग्राफिक मैप को हम बोल सकते हैं भू आकृति मानचित्र। ये अपने आप में दोस्तों थोड़ा साइंटिफिक मैप होता है, क्योंकि इसमें पहले सर्वे कराया जाता है चीज़ों का। सर्वे में मतलब पर्वत कितने हैं भारत में, पठारी क्षेत्र कितना है भारत में, समझ में, नदी क्षेत्र कितना है, महासागर कितने % भाग पर है। तो पहले इसका क्या कराया जाता है? इसका जो आधार होता है दोस्तों वो सर्वे होता है। वो क्या होता है? सर्वेक्षण, मतलब सर्वे होता है। तो इसका मतलब ये साइंटिफिक मैप भी होता है। क्या होता है? साइंटिफिक मैप इस चीज को। तो ये दो रूप से यूज करता है, एक तो प्राकृतिक हो सकती है और एक मानव निर्मित के लिए दर्शाया जा सकता है।
मानवनिर्मित एक्टिविटीज के लिए। जैसे अगर मुझे पठार पर्वत और उच्चावच या नदी वगैरह, जैसे मान के चलिए मुझे किसी पठार के बारे में दर्शाना है, किसी पर्वत के बारे में, किसी नदी के बारे में दर्शाना है, समझ में आ रही है? तो ये सब क्या नेचुरल है, ये हमने तो नहीं बनाई है ना। तो इनके बारे में यदि या अन्य उच्चावच के बारे में दर्शाना है या अन्य उच्चावच के बारे में, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये भूभाकृतिक मैप के अंतर्गत आएंगे। तो दिक्कत आती है एंथ्रोपोजेनिक, फिर क्या होगा? तो एंथ्रोपोजेनिक में दोस्तों कोई हम गांव बसाते हैं उसका मैप, कोई नगर बसाते हैं, बस समझ वाली है ना, या कोई भवन बनाते हैं उसका मैप, ये सब एंथ्रोपोजेनिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर हम इसके पैमाने की बात करें तो इसमें दोस्तों 1 इंच 1 मील का घोतक होता है। मेरा कहने का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, बड़ी आकृति को या बड़े क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में दर्शाना मैप का काम होता है। वैसे ही अगर हम बात करें आपसे तो जो मैंने भूकर पटवारी मैप बताया था, तो भूकर पटवारी मैप में जो गांव का मानचित्र होता है, गांव मानचित्र जो होता है उसमें जो पैमाना होता है, उस पैमाने में दोस्तों वो 16 इंच या कहीं 32 इंच का देखने को मिलता है, कहीं 64 इंच का देखने को मिलता है। ये 1 मील का घोतक होता है, 1 मील। यदि 1 मील को उनको दर्शाना है तब वो 16 इंची या 32 इंची या 64 इंची का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दीवारी मानचित्र के बारे में बात करते हैं। दीवारी मानचित्र जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका था, बॉल मैपिंग। तो दीवारी मानचित्र, जैसे दीवार पे हम मानचित्र बना देते हैं, या जो मैंने आपको दिखाया था ये जो मानचित्र है, ये कहाँ बॉल पे ही काम करते हैं इसे, तो ये दीवारी मानचित्र है। इसका यूज कहाँ करते हैं? या तो हम खुद अपने पढ़ने के लिए करते हैं या टीचर उसका अध्यापन के लिए दीवारी मानचित्र का यूज कराते हैं। तो बॉल मैपिंग में आप बता सकते हो ये प्राकृतिक और बॉल मैप, ये नेचुरल भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। ये नेचुरल एक्टिविटीज के लिए हो सकता है, को दर्शाने के लिए हो सकता है, और ये एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव निर्मित, मैनमेड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये हो सकता है। इसमें मैंने बताई थी या तो स्टडी के लिए छात्र या टीचर मतलब स्टूडेंट यूज कर सकते हैं इसका, या टीचर यूज कर सकते हैं, या अदर जो रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर जो होते हैं, इसको स्कॉलर यूज करते हैं इसका, या इसे टीचिंग के लिए, स्टडी के लिए, या दूसरा टीचिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, मतलब पढ़ाने के लिए भी, अध्यापन के लिए भी इसका टीचर यूज कर सकते हैं, इसका यूज स्टूडेंट भी कर सकते हैं, या टीचर खुद अपनी स्टडी के लिए कर सकता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि ये जो मैप है इनको पढ़ना बेहद जरूरी है। इसमें जो अगले मैप की हम बात करते हैं वो उद्देश्य और समाविष्टि के आधार पर हम देखते हैं। उद्देश्य और समाविष्टि, अभी हमने जो पढ़ाया था वो पैमाना मतलब कितने इंच मान करके हम करेंगे, ये पैमाना और उसके आधार पर था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दोस्तों मैप को, वो उद्देश्य व समाविष्ट के आधार पर। मेरा कहने का मतलब जैसे एस्ट्रोनॉमिकल मैप है, कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल मैप। मेरा कहने का मतलब ये ज्योतिष मानचित्र, कभी भी देखा हो ज्योतिषी जो होते हैं साहब तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चल रही, ये वाला शनि ग्रह खराब चल रहा है, शुक्र ग्रह खराब चल रहा है, क्या राहु घूम करके आ रहा है, क्या केतु कक्षाओं से भाग रहा है। तो ये मैपिंग जो दर्शाते हैं, तो इसमें जो मैपिंग की जाती है दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल गई होगी, अंतरिक्ष की मैपिंग की जाती है दोस्तों, ग्रहों की मैपिंग की जाती है, उपग्रहों की जानकारी दी जाती है, या अन्य खगोलीय पिंड की जानकारी दी जाती है।
अन्य समुद्री पिंडों को इसमें एस्ट्रोनॉमिकल मैप में इनकी जो स्थिति होती है उसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें वेदर मैप की दोस्तों। तो वेदर मैप जो होता है आप जानते हैं वेदर मतलब मौसम या ऋतु। तो नेक्स्ट मैप जो होता है वो ऋतु दर्शक मैप होता है। दर्शक मतलब दर्शाना, या हम बोल सकते हैं वेदर। तो इसमें क्या दिखाया जाएगा? मौसम से संबंधित बातें दिखाई जाएंगी, जलवायु से संबंधित बातें दिखाई जाएंगी। तो क्या दिखाएंगे? हवा का रूप क्या है, हवा किस तरह से किधर चली, स्वरूप क्या है उसका, ताप कहाँ पे कितना है, तापमान। बात समझ में आ रही है ना? हवा कितनी है, तापमान कितना है, जल कितना है, हिमवृष्टि कितनी है, मतलब जल कितना है, हिमवृष्टि कितनी है, हिमवृष्टि कितनी। तो मेरा कहने का मतलब मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जो जानकारी को दर्शाया जाता है वो वेदर मैप के माध्यम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों तो ज्योग्राफिकल तो पढ़ा दिया मैंने। जियोलॉजिकल मैप मतलब भूगर्भिक मैप या भूवैज्ञानिक मैप। तो हम बोल सकते हैं जियोलॉजिकल मैप, या ऐसे बोल सकते हैं भूवैज्ञानिक मानचित्र। तो भू का ही मतलब पृथ्वी के अंदर की बात हो गई। तो इसमें क्या हमें भूगर्भिक जानकारी मतलब पृथ्वी के अंदर की, वो क्या हो सकती है, खनिज के बारे में हो सकती है, कुछ ईंधन वाली जो खनिज होती है उसके बारे में हो सकती है। खनिज मतलब धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे मिट्टी के बारे में जानकारी ले सकते हो, जैसे चट्टानों के विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में। तो ये सब किस कहाँ दर्शाई जाती हैं? ये छोटी मोटी नहीं हो सकती, चट्टान, मिट्टी, ईंधन और खनिज भी हो सकते हैं। ये भूगर्भिक, चोटी भी कर सकते हो, ये भूगर्भिक के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो बैथीमीट्रिक मैप होता है। बैथीमीट्रिक मैप का मतलब होता है दोस्तों जो समुद्र की गहराई या ऊंचाई होती है, या गहराई के मापन के लिए, समुद्र की गहराई के मापन के लिए बैथीमीट्रिक मैप का यूज किया जाता है। बैथीमीट्रिक मैप। तो ये किसके लिए? समुद्र की गहराई के लिए, समुद्र की गहराई के लिए। अब उसमें समुद्र में क्या क्या हो सकता है? हाँ, तो देखो महासागर हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, किसी झील की गहराई भी देख सकते हो, किसी तालाब की गहराई भी देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जल की गहराई के लिए, और वो गहराई कहाँ से? समुद्र तल से गहराई देखी जाएगी या फ्लोर से, बेतल से देखी जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये गहराई जो देखी जाएगी वो सी प्लेन से देखी जाएगी, मतलब सी सरफेस, या फ्लोर से। मेरा कहने का मतलब समुद्र तल से या बेतल से गहराई हो सकती है, और कहेंगे दोस्तों ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो जो समुद्र एवं पर्वतीय मैप होते हैं, ओरोग्राफिक मैप होते हैं, तो ओरोग्राफिक मैप को भी देखा जाता है, क्योंकि ये तो उसके नीचे होगी, मतलब जल में होंगे। कुछ होती हैं समुद्र में चोटियां होती हैं दोस्तों, या समुद्र से बाहर होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये समुद्र एवं पर्वतीय मानचित्र, इसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिक मैप। तो इसमें सब पता ही आपको, पर्वत हैं, पठार हैं, या अन्य उच्चावच हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप गहराई भी देख सकते हो। यदि आप किसी समुद्र में, मान के चलिए किसी समुद्र में या महासागर में या किसी सागर में मेजर करेंगे तो क्या करेंगे? गहराई मेजर करेंगे। वहीं अगर हम बात करें आपसे किसी पर्वत या पठार, ठीक है, तो इसकी क्या मेजर करेंगे? इसकी आप ऊंचाई मेजर करेंगे। तो जो ओरोग्राफिक मैप है उसमें आप गहराई और ऊंचाई दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लाइमेटिक मैप की बात करें या वेदर मैप की बात करें, क्लाइमेटिक मैप की बात करें तो इसमें हम बादल, वर्षा या आकाश के बारे में, है ना, या जलवायु के बारे में क्लाइमेटिक मैप की अगर हम बात करें दोस्तों
नेक्स्ट है क्लाइमेटिक मैप, क्लाइमेटिक मैप, जलवायु मैप। तो इसमें हम दोस्तों बरसड़ की स्थिति क्या है, वर्षा या बरसड़ की स्थिति क्या है वो देख सकते हैं, कहाँ पे कितनी वर्षा हुई ये देख सकते हैं। मतलब आकाश के बारे में देख सकते हैं, आकाश, आकाश में देखेंगे क्या, आकाश ओपन है या क्लोज है, मतलब खुला आकाश है या बादलों से घिरा है, या बादलों से घिरा है। तो ये सब आपको टेलीविजन पे दिखाते हैं कभी कभी मैप को। तो ये सब। दूसरा बादलों की जानकारी, जलवायु में क्या दिखाएंगे आपको, जलवायु में आपको दिखाएंगे कि कहाँ की उष्ण जलवायु है, कहाँ की शीतोष्ण जलवायु है, कहाँ की शीत जलवायु है, ठीक है ना। इस तरह की क्लाइमेटिक मैप में, ये क्लाइमेटिक मैप में जानकारी दर्शाई जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं वनस्पति एवं जीव संबंधी मैप की, कुछ मैप वनस्पति एवं जीव संबंधी भी होते हैं। तो उसमें दोस्तों जानवर, मनुष्य और वनस्पति, मेरा कहने का मतलब वनस्पति एवं जीव मानचित्र। तो इसमें क्या दिखाएंगे आपको, इसमें 3 चीजें दिखाएंगे, एक तो वनस्पति, एक जानवर, और एक दोस्तों इसमें दिखाएंगे मनुष्य। इनका क्या दिखाएंगे, इनकी वितरण की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको दिखाएंगे, दर्शाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण के बारे में आपको दर्शाएंगे। तो ये भी मैप आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो इथ्रोग्राफिक मैप, इथ्रोग्राफिक मतलब जनसंख्या मैप, जनसंख्या पर आधारित मैप या जनसंख्या संबंधी मैप। तो इथ्रोग्राफिक में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, इथ्रोग्राफिक ये हम बोल सकते हैं जनसंख्या संबंधी मैप। तो हम इसमें देखते हैं बेस्ड ऑन स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रजाति के आधार पर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण किस तरीके से, मतलब कौन सी प्रजाति की कौन सी जनसंख्या कहाँ पे है, जनसंख्या का वितरण, आबादी का वितरण, इस तरीके से आपको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक मैप या रिसोर्स मैप बोल सकते हैं इसमें, संसाधन मैप या इकोनॉमिक मैप, मतलब इकोनॉमिक मैप या रिसोर्स। ये जो होता है दोस्तों, सबको पता होगी किस एक्टिविटीज के लिए होता है। तो दोस्तों व्यापार संबंधी एक्टिविटीज, व्यवसाय संबंधी एक्टिविटीज, जैसे वन साधन कितने हैं, या कृषि संबंधी एक्टिविटीज को किस तरीके से दर्शाया जाता है, या उद्योग या अन्य औद्योगिक इकाई कौन सी कहाँ पे है, या खनिज संबंधी मतलब संसाधन संबंधी मैपिंग। तो ये किसके, व्यापार एवं व्यवसाय के महत्व से मैप बनाया जाता है। इसका जो महत्व होता है वो व्यापार महत्व की वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब संसाधन के रूप में इसमें खनिज भी हो सकते हैं या अन्य भी हो सकते हैं। तो व्यापार के महत्व के लिए ये एक तो इनके व्यापारिक महत्व के लिए, और दूसरा यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, इनके इम्पोर्टेंस के लिए मतलब इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें हम दोस्तों तो सैनिक मैप होता है, छावनी मैप होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो होता है सैनिक मैप दोस्तों, सैनिक मैप मानचित्र, यही हम बात करें दोस्तों। इसी में एक दूसरा होता है छावनी मैप, दोनों को यहाँ पढ़ लेते हैं। तो सैनिक मैप जो होता है दोस्तों वो होता है सैनिक मैप जो होता है दोस्तों, सैनिक मैप जो होता है दोस्तों वो सैनिक महत्व के तत्वों को अंकन करता है। मतलब जो सैनिक महत्व के तत्व होते हैं, सैनिक महत्व के तथ्य, उसका क्या करता है, अंकन करता है या दर्शाता है।
कौन सी चौकी कहाँ पे है, मतलब लद्दाख की चौकी कहाँ है, अक्साई चिन की चौकी कहाँ है, पीओके कहाँ पे है, यहाँ पे सैनिक महत्व से संबंधित कोई गोपनीय जानकारी, कोई चोटी कहाँ है, किस चोटी पर हमारे कितने सैनिक लगे हुए हैं, तो ये किस में दर्शाया जाता है दोस्तों, ये सैनिक महत्व में दर्शाता है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर हमें सैनिक इंजीनियरिंग सेवा करनी है, यदि हमें सैनिक इंजीनियरिंग सेवा करनी है, सैनिक इंजीनियरिंग सेवा या छावनी अधिकारियों, छावनी अधिकारियों, छावनी अब तो नहीं है, कुछ एक जगह है छावनी पहले होती थी दोस्तों, वो सैनिक जहाँ अपना बोलते हैं अड्डा, एक प्रकार का अड्डा डालते थे, उसी को छावनी बोलते थे। तो छावनी अधिकारियों के लिए, ठीक है ना, ये मैप बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक मानचित्र भी होते हैं, कुछ दोस्तों ऐतिहासिक एवं हिस्टोरिकल एवं आर्कोलॉजिकल मैप हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक मैप होता है हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल मैप। तो जो प्राचीन हेरिटेज होती हैं, एंशिएंट हेरिटेज जो होती है दोस्तों, प्राचीन जो विरासत होती है, एंशिएंट हेरिटेज, तो इनको जैसे प्राचीन विरासत कैसी हो सकती है, कोई राज्य हो सकता है, कोई साम्राज्य हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, जैसे कोई पुराना गांव हो सकता है, पुराना नगर हो सकता है, पुराना कोई शहर हो सकता है, कोई साम्राज्य हो सकता है, या कोई युद्ध स्थल हो सकता है, युद्ध जहाँ युद्ध हुआ हो, या हो सकता है किसी पुराने उसने आक्रमण किया हो, तो वह आक्रमण हो सकता है। मान लो पानीपत का मैप तैयार कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, पानीपत की बैटल का हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल मैप के अंतर्गत आएगा। कोई आक्रमण है वो इसके अंतर्गत आ सकता है, या कोई रक्षा या यात्रा से संबंधित, या किसी रक्षा या यात्रा, इस वे मार्ग से संबंधित जो भी मैप तैयार किए जाते हैं वो हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल मैप होते हैं। तो दोस्तों मैप बहुत सारे होते हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे, मैप नहीं वो होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसकी उपयोगिता की, यूटिलाइज की बात कर लेता हूँ मैप की, और इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो उपयोगिता क्या होती है, यूटिलाइज क्या होता है इस मैप का, क्यों मैप बनाया जाता है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता यूटिलाइज क्या है मैप का। तो दोस्तों जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब हमें भूगोल है उसका अध्ययन एवं अध्यापन, इसको सरल एवं सुलभ बनाने के लिए, सरल एवं सुलभ, बहुत ही आसान बनाने के लिए मैप का यूज किया जाता है, क्योंकि मैप के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से अपनी स्टडी को या टीचिंग को पूरा कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं विभिन्न तथ्य होते हैं, इनकी स्थिति हमें जानकारी करनी होती है, जैसे विभिन्न तथ्य होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, वितरण क्या है, मतलब विभिन्न तथ्यों की स्थिति, बहुत सारे तथ्य हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका विस्तार क्या है दोस्तों, उनका वितरण क्या है, उनका विस्तार क्या है, उनका वितरण क्या है, या बोल सकते हैं पारंपरिक जो स्थैतिक संबंध होते हैं, पारंपरिक जो स्थैतिक संबंध होते हैं दोस्तों, तो पारंपरिक स्थैतिक संबंध को बहुत ही सहज या समुचित तरीके से, समुचित एवं सहज, इनका समुचित मतलब संपूर्ण एवं सहज ज्ञान यदि हमें अर्जित करना होता है, तब हमें किसकी आवश्यकता होती है, जब हम मैप का यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारी चीजों में मैप को यूज किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें पारिस्थितिक संबंध के लिए मैप को यूज किया जाता है, बोल सकते हैं व्यापारिक गतिविधियों के लिए मैप को यूज किया जाता है, सैन्य संचालन के लिए मैप को यूज किया जाता है ना, संसाधनों के वितरण के लिए मैप को यूज किया जाता है, प्रशासनिक कार्यों एवं योजनाओं के लिए, मान लो किसी प्रादेशिक में या क्षेत्रीय उसमें हमें कोई योजना बनानी है, विकास से संबंधित योजना बनानी है, किसी पुल बनाना है, सेतु उसका मैप बनाना है, कोई सड़क बनानी है उसका मैप बनाना है,
या इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को देखना है, उसका मैप बनाना है, तो इन सब के लिए मैप की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है और इनका हम यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों मैप को मैंने बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी कोशिश होती है कि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि स्टडी में कहीं दिक्कत आती है तो आप हमारे कोई क्वेश्चन और भी होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर कमेंट करिए और हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका डिस्कस कराएं। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया दोस्तों कि कल मैं देख रहा था, पेपर देखा था मैंने, एक सेकंड दोस्तों, 2019 में मैंने कल रिवॉल्यूशन पढ़ाया था आपको, और 2019 में एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कराना था। तो एक सेकंड दोस्तों, मैं मोबाइल में देख लेता हूँ कि मेरे को क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं आपको एक सेकंड में यहीं पर या फिर अगले लेक्चर में कराते हैं, ठीक है। हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।